उसको भी जा करके आप चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर 11th क्लास का एक अपडेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किया है कुछ पेजों का, वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा बहुत बचेगा, फिर उसको हम कंप्लीट कर देंगे। जल्द ही आपको सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। चलिए 151 तक करवा दिया था, उसके बाद आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए देख सकते हैं ये सारे जो मैंने करवाया था लास्ट आपका 16 पहले आपको बताया था, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसका। आप घटना चक्र का उठा करके एनसीईआरटी का या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी 37 वीडियो जिसमें है, और सारे आप उसको उठा कर पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। ये देख सकते हैं ये सब आपको करवा दिया गया था। तेज करते हैं, ये आपका हिस्ट्री मध्यकालीन भारत मैंने करवा दिया है, इसको दोबारा हम करवाएंगे एग्जामिनेशन से ठीक पहले एक बार फिर से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत जरूर हम करवाएंगे, उसको देख के जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होती है, व्याख्यान से क्वेश्चन जो आता है बीपीएससी का, उससे क्वेश्चन आपको लड़ेगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी आप जरूर एक बार देख करके जाइएगा, जो मैंने प्ले लिस्ट बनाया उसको भी आप देख के जाइएगा। ये देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ये अभी मैं आपको डायरेक्ट पॉलिटी पर नहीं ले जा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था। देख सकते हैं ये बिहार जीके का, इसके बाद आपका पूरा ये कंप्लीट जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, एक बार जरूर आप बताइएगा यस नो में भी। ये सारे देख सकते हैं, थोड़ा एक रिवीजन पर्पज से आप भी इसको देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट पॉलिटी से स्टार्ट करता। 151 क्वेश्चन मैंने करवाया था और आगे हम कंटिन्यू कर सकते थे। चलिए देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। 300 ये देख सकते हैं 322 क्वेश्चन। आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय देख सकते हैं यहाँ तक टोटल 382 क्वेश्चन आपका पूरा ये रहा आपका हिस्ट्री से। उसके बाद आपका ये पॉलिटी का रहने वाला है, टोटल ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने करवाया। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, इसको कंटिन्यू करते हैं। 151 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था और टोटल 194 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, उसको हम करेंगे आज कंप्लीट टोटल करेंगे। चलिए देख सकते हैं 151 क्वेश्चन तक मैंने करवाया, 150 142 41 तक मैंने करवाया था। ठीक है, टोटल आपका रहेगा 194 क्वेश्चन है इसमें। देख लेते हैं कब तक लास्ट है। यस इतने क्वेश्चन से ये 201 क्वेश्चन है, बस इतना करना आज। चलिए 141 42 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन चलेगा। कंटिन्यू करते हैं। बताइएगा इसका क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में, फिर भी इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो वो आपको राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसके द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, सब प्रक्रियाएं, न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें वर्णित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद किसमें? भाग 4 में, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है, 1947 याद रखिएगा। ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो आपको बता सकते हैं ये किसी भी राज्य के कानून अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी कानून में। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह आधिकारिकता न्यायिक पूर्वावलोकन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 141 भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन है संविधान पर,
या फिर नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या उनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ई। भारत में न्यायिक प्रणाली के संविधान कानून द्वारा स्थापित किया एवं परंपरा पर आधारित है, तो एक से अधिक इसमें आएगा, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी जो भी प्रमुख होता है आपका राज्यपाल के पास जाता है। केंद्र का राष्ट्रपति रहेगा और राज्य का राज्यपाल रहेगा। ठीक है, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ये आपका संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में नहीं थे, जिसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 141 क्वेश्चन देख 145। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगने आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जिसको कहते हैं सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। ये सारी चीज़ें वर्णित है। और किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 146। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायक में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है आपका? तो इसमें देख सकते हैं क्या इसमें विधान परिषद और राज्यपाल सम्मिलित है? विधान सभा एवं विधान परिषद सम्मिलित है। क्या विधानसभा एवं राज्यपाल सम्मिलित है? या फिर आपके हैं राज्यपाल, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ये आपका डी आपका सही है। बाकी इसमें से चारों एक साथ नहीं है, तो सम्मिलित राज्यपाल भी होगा, विधान भी होगा और विधान परिषद भी होगा। ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका के में सम्मिलित होते हैं। तो आपका सही जवाब रहेगा केवल 4 नंबर। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं, विधानसभा भी होता है, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, जहां इसका अस्तित्व है विधान परिषद का। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके अध्यक्ष को निर्देश किया है? ऐसा करने में वह उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद से में नहीं थे। ये किस में है? तो आपको ये 175 सेकेंड में द्वारा वर्णित किया गया है, उसमें ही इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा जिस सदन को कोई इस संदेश इस प्रकार भेजा गया है कि वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। चलिए नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान पालिका यानी विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन इसका होता है विधान पालिका परिषद होता है। ठीक है, विधान पालिका परिषद देख सकते हैं 44 बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका का परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन के होंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो आप किससे चुने नहीं जाते हैं? क्या स्थानीय लोक निकायों के द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल इससे चुने जाते हैं। स्नातक हो उससे भी चुने जाएंगे, शिक्षक हो तो चुने जाएंगे, उद्योगपति से नहीं चुने जाते, इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं चुने जाएंगे। तो देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 173 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इनमें से 1/3 सदस्य
स्थानीय निकायों का होगा यानी 33%, 1/12 यानी कि 8.25% न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा होता है। 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुने जाएंगे यानी शिक्षक में, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा और शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद का सदस्य नहीं चुने जाते हैं, तो इसमें आपका उद्योगपति नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा विधान कर सकते हैं, तो केंद्रीय संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। तो केंद्रीय संसद के द्वारा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब तक कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए यानी 66% के आसपास में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 151 नंबर क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है, बताइएगा। ऑप्शन है केरल, क्या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या बिहार। निम्नलिखित कुटुंबों में अपना उत्तर चुनिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया। तो ये 95 में पुराने क्वेश्चन है, शायद इसमें आपका जन्म भी नहीं हुआ कई लोग का, या कई लोग शायद जन्म हुआ भी होगा। तो इसका सही जवाब आपका आएगा केवल और केवल विधान परिषद उसमें थे बिहार में। आपका अनुच्छेद 168 के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना विधान परिषद है। टोटल 6 राज्यों में है। इसको मैप की तरह भी आपको देख सकते हैं, मैप बना करके आप एक कार्ड अपने नोटबुक में बना करके रख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से आपको याद रखने में आपको सुविधा होगी। मान लीजिए मैं आपको ये आपको ये डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह से ये आपका 7 सिस्टर होगा। इस तरह से आप बना करके एक बार रख लीजिएगा ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। बिहार में आपका यहाँ पर आ गया बिहार, फिर आपका महाराष्ट्र यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका कर्नाटका, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर बिहार से सटा हुआ यूपी, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा तेलंगाना, उसका आंध्र प्रदेश, एपी, उसके बाद आपका आ जाएगा तेलंगाना यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप बना कर रख लीजिएगा। रफ इसमें मैंने बनाया, अच्छे से आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ये आपका किस में वर्णित है, तो आपको 170 में, अनुच्छेद 170 में वर्णित है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है, तो आपका अनुच्छेद 170 में करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के लिए करते हैं, और अनुच्छेद 178 जो है विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए भी जानते हैं। तो तीनों व्याख्या इसमें कर दिया गया है। चलिए व्याख्या से ये फायदा होगा, बाकी अनुच्छेद भी आप जान लेंगे। ये इसको 2 से 3 बार इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहता है यानी रिजाइन देना चाहता है, तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको वो दे सकता है, तो उपाध्यक्ष को। अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को अपना दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको करेंगे, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आपको वो करेंगे। तो यही संविधान 179 के अनुच्छेद 179 1 से 79 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके वो अपना मेल टाइप करेंगे या फिर अपना पत्र लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154 नंबर। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ये किस उच्च न्यायालय ने कहा है, ये 94 का पुराना क्वेश्चन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहलतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में ये निर्णय लिए दिया कि यदि विधि के उपबंधों के विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाए तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। मतलब कि जानबूझ कर कई बार मूवी आपने देखा होगा। चलिए आप बोलिए तलाक कहते हैं, हाँ तलाक 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 गैर कानूनी से माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, बताइएगा। इसमें से 2 आंसर आएंगे, एक तो आपका गुवाहाटी, एक दूसरा आपका मुंबई में आपका। ये उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक इसमें रहते हैं। मतलब कि इसमें हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है
दो राज्यों में भी बढ़ना, जैसे ये असम में हो, देशपुर में हो, या आपका मुंबई का भी हो और दूसरे राज्य का भी इसमें सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं गुवाहाटी जो है उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। किसके लिए? इसकी क्षेत्राधिकार असम में भी जाती है, नागालैंड में भी जाती है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी जाती है। तो ये याद रखिएगा, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। जबकि मुंबई जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप जो यूटी में आते हैं, यूनियन टेरिटरी में भी इनको जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, कैसा है वो? हालांकि इसका निर्णय भी आ चुका है, राम मंदिर भी बन चुका है, ये पुराने क्वेश्चन है। तो सीधे आंसर पर जाते हैं, ये है आपका टाइटल सूट के जाता है, स्वाधिकार मुकदमा के तहत जाता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतंत्राधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि की जमीन या संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन है, आप शायद इससे क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपका कौन सा है? आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है आपका बताइएगा किसकी स्थापना है? तो ये आपका 324 है, याद रखिएगा। देखिए उल्टा करने के लिए भी कोशिश किया गया, 342 145 ये तो है ही नहीं, 324 याद रखिएगा, 324, ठीक है, 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत संसद एवं राज्य विधानसभाओं के मंडल तथा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने एवं इन निर्वाचनों के संचालन का निरीक्षण या नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किसके तहत है? अनुच्छेद याद रखिएगा 324 324। नेक्स्ट का है 158 क्वेश्चन है, और आज ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। रिवीजन कीजिएगा बार बार, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 हो या कोई भी एग्जामिनेशन, आप सभी लोग के पास नॉलेज है, बस रिवाइज कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद निधि या राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आपका किस में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका वर्णन किया गया है 13 में, ठीक है। अनुच्छेद आपका संविधान का अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है, राज्य या संघ या कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट्स को छीनता या न्यून करती है। यदि कोई ये कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष 159 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होती है बार बार। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा, ठीक है, यानी एजुकेशन। भारतीय संविधान में, इसको यहाँ लिख देते हैं, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र एवं राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची या राज्य सूची समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। 3 भागों में बांटा गया इन सभी को। एक तो संघ सूची यानी कि सिर्फ केंद्र का, राज्य सूची राज्य का मामला, समवर्ती सूची वो होता है केंद्र और राज्य का जो समान भाव से हो। तो आपको समान भाव से रखा गया समवर्ती सूची, यानी जो है दोनों के सहयोग से बने, केंद्र और राज्य के सहयोग से। जैसे बिहार राज्य है और उसका सहयोग केंद्र से क्या प्राप्त होगा, इसी माध्यम से दोनों के सहयोग से बना। तो शिक्षा प्रारंभ से राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए समान महत्व को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद किसमें संविधान के संशोधन जो किया गया था 42वां संशोधन अधिनियम 1972 के धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो ये कब से इसलिए चेंज हुआ है 76 में। तो इसको क्वेश्चन को रिपीट बार बार किया जाता है, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से है।
निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग जो आपको जितने भी फाइनेंशियली हैं मिनिस्टर, ये आपका 280 के तहत आते हैं। चलिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य एक कर राज्यों से यानी टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिशों के लिए अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया। तो वित्त आयोग की जब भी चर्चा होगी तो ये देख सकते हैं, रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया 64 बीपीएससी में, ये आपको 280 याद आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो किस में रखता है? तो राज्यों एवं केंद्रों के बीच में वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्रों के बीच में वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। हालांकि इसमें हमेशा विवादित होता है, जो राज्य को मांग होती है या जो राज्य की जो रिक्वायरमेंट होती है वो केंद्र नहीं दे पाती है, जिसके कारण हमेशा टकराव होते रहता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये योजना आयोग कब बनी थी, जिसका अब नाम चेंज कर करके नीति आयोग का बना दिया गया है। तो योजना आयोग आपका गठित हुआ 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्री के मंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदाध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना या राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। सिर्फ क्या करता है, वो डायरेक्शन सलाह देने का काम करता है और कोई काम नहीं था। लेकिन इसका नाम अब चेंज होकर के 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। मैंने जैसा कि बताया, कब से चालू किया गया, तो ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कई डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो नीति आयोग आपकी योजना आयोग की जगह लाया गया नीति आयोग। वो कब से लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया। और इसके पदाध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री आपके होते हैं मोदी जी। ठीक है, मोदी जी वर्तमान में भी मोदी जी। अब भविष्य में कौन बनेंगे, सरकार देखने वाली बात होगी, 4 जून को पता चल जाएगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो 13वीं लोकसभा ये उसमें का वर्तमान क्वेश्चन था 1999 का, ये सही क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी। इसको व्याख्या जानने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये आपका चुनाव आयोग का है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को है। इसके लिए कुछ मापदंड घोषित किया गया है कि वो आपको 6% वोट होना चाहिए, 2% होना चाहिए, या 3 सीटों के MP होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रावधान मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया गया है प्रीवियस वीडियो में, उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 165। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करवाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्वेश्चन रिपीट हो रही है, देख सकते हैं। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये आपका चारों सही है, तो आपका डी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राष्ट्रीय दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% आपका मत आपको प्राप्त होता है। जो भी प्रतिशत आपका होता है उसमें 6% इसको मत प्राप्त होना चाहिए, वोट मिलना चाहिए। और किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें जीती होगी। एक राज्य या राज्य में लोकसभा सीटें यानी MP की सीटें हो, वो लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में से 2% ये सीटें प्राप्त हो। या फिर 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राष्ट्रीय गणतंत्र दलों से ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं, जो कि कांग्रेस उसमें थी 2000 के समय में। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, CPI और CPIM
बहुजन पार्टी, NSP, ये चेंज होते रहते हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन जाएंगे तो एक बार करंट अफेयर्स को गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र सरकार संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ये आपका किस में है? 1987 में वर्णित किया गया था। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 17 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य सुधारों के संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 167 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव के कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो ये आपका जो भी है पंचायत, ये सारी चीज़ें राज्य का काम है, तो राज्य सरकार का काम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। पंचायत के निर्वाचन संबंधित 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, किसका विषय है? तो राज्य सरकार का। इसके गठन और चुनाव का आने का अधिकार राज्यों को ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पंचायती राज विषय है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होती है। तो ये आपका राज्य की सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आपको दिया गया है अनुच्छेद आपका 243G के तहत दिया गया है। पंचायती राज्य संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद आपको जो वर्णित किया गया है 243 243। याद रखने के लिए बता देता हूँ, 2 3 4 जिसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसको आपका पहले लिख दीजिए 1 2 4 3 जी में वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 2 4 3 आपका जी में, यानी जो 6 में के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्यायों के लिए योजना तैयार करने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को एक ऐसी योजना जो उन्हें सौंपी जाए। चलिए नेक्स्ट है के अंतर्गत वो योजनाएं हैं जो कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के माध्यम से के संबंध में है कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों को सूची वर्णित किया गया है। चलिए एक वीडियो हम लाएंगे आने वाले समय में, जब भी टाइम मिलेगा। पॉलिटी का सिर्फ और सिर्फ नोट्स हम आपको देंगे, थ्योरी देंगे। पॉलिटी का लगभग 100 पेजेज का होगा, 2 से 3 दिन लगेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करके सिर्फ थ्योरी देंगे। वो सिर्फ लाइव आपको मिलेगा। जो भी लोग लाइव रहेंगे शाम के इवनिंग के टाइम हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, आज और कल उसको कंप्लीट कर देंगे 2 से 3 दिन। सिर्फ थ्योरी रहेगा, लाइव रहेगा। लाइव क्लासेज के बाद उसको हम अनलिस्टेड कर देंगे, यानी जो लाइव देखेंगे वही देख पाएंगे और जो सोचेंगे बाद में हम देख लेंगे उनके लिए वो बंद हो जाएगा, वो अनलिस्टेड कर देंगे। वो रिक्वेस्ट पर जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, जिन लोगों को ज़रूरत होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट वो नोट्स है BPSC TRE 3 के लिए या BPSC 70 BPSC के लिए, सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ थ्योरी पोर्शन से उसमें हम कवर करेंगे 100 पेजेस, 1-2 घंटे 3 घंटे पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। उसी तरह से हिस्ट्री का कोशिश करेंगे और ज्योग्राफी का कोशिश करेंगे। 3-4 सब्जेक्ट जो मेन चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इस तरह के लोगों को सिर्फ लाइव में लाएंगे, उसको हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या चीज़ें जो शामिल नहीं है? क्या पुस्तकालय शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ईंधन और चारा भी है, ग्रामीण खेल है और तकनीकी प्रशिक्षण है। तो क्या चीज़ें शामिल नहीं है? तो आपका ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। संविधान के आपका दे सकते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें से कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघु उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है 171। निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसके तहत हुआ था? तो क्या आपका खाप पंचायत है या फिर जाति पंचायत है, जन पंचायत है, ग्राम पंचायत है?
फिर किसका निर्माण आपका पंचायती राज व्यवस्था के हुआ था, तो आप इसको एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं आपको ग्राम की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की, ठीक है। बाकी चीज़ जाति पंचायत कुछ नहीं होता, जन पंचायत कुछ नहीं होता, ये आपने सुना भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। व्याख्या इस तरह से है, व्याख्या इस तरह से है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243(9) टवर्गी 9 तक दे सकते हैं। कौन सा? टवर्गी 9 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुति रिपोर्ट में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें ग्राम स्तर पर और ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट होती है बार बार। तो पहली बार पंचायती राज का व्यवस्था कब हुआ था, कहाँ पर हुआ? तो नागौर, ये राजस्थान में पड़ता है। और किसके द्वारा किया गया है? तो आपके किए गए हैं जीएल द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, और ये ऑप्शन आपका सी सही रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है? तो आपका अनुच्छेद 32 है, 40 है, या फिर आपका 51 है, या 48 है? इसका सभी जवाब आपका आएगा 40, अनुच्छेद 40 के तहत। फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद आपका 40 में वर्णित किया गया है। और पहली बार ग्राम पंचायत व्यवस्थित किया गया था नागौर में 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन पर किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। सेम चीज़ों को रिपीट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये कौन सा है? आपका थंबनेल में दे सकते हैं, भरत कुमार त्रिपाठी जी, ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, और पूर्वालोकन घटना चक्र का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सभी। बीपीएससी जितने भी आपको 1992 से लेकर के 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, 41 साल का जितने भी क्वेश्चन है, ये आपका वर्णन किया गया है। इसको क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा बार बार। इसको मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से जा करके आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। 37 सारे वीडियोज कंप्लीट करा दिया गया। बीपीएससी 4th के लिए, हाँ आप बीपीएससी 4 के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बीपीएससी TR3 के री एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा जी। बिहार के को भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर, सरकार के पंचायती राज प्रणाली की विशेषताएं क्या है? तो आपका क्या विशेषता है? चलिए, ओके थैंक यू भरत कुमार त्रिपाठी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आंसर आप जो भी लोग अभी देख रहे हैं रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका याद होगा तो याद रहेगा, या फिर अगर आपके पास याद नहीं होगा तो कोशिश कीजिएगा रिप्लाई करने का, जिससे आपको ज़्यादा समय तक रिटेंशन रह सके, आपको मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो सके। क्वेश्चन है आपका, राज्य की पंचायत राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपके ये देख सकते हैं, इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इनमें से ये सारे ऑप्शन सही बता रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज्य प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होती है। क्या होता है? तीन स्तरीय की होती है, जिसमें से ग्राम स्तर पर होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक ब्लॉक स्तर पर होता है जो कि प्रखंड में माना जाता है। एक जिला स्तर पर होता है, जैसे कि आपका पटना आपका जिला हो गया, ठीक है, बिहार का। ये आपके कई जिले होंगे, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, या फिर भागलपुर हो गया। जिला स्तर पर होता है, एक ब्लॉक स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज्य यानी 3 स्तर पर होती है, तो ये भी बातें कही गई है। और गाँवों का लक्ष्य, तीनों बातें इसमें सही बताई गई है। पंचायती राज्य का उद्देश्य होता है स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 175 नंबर क्वेश्चन। आज आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ।
पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली आते हैं, तो ये किस में आते हैं? आपका ग्राम पंचायत में आता है, एक क्षेत्र आपका आता है, जिला परिषद में आता है। चलिए आपका ये सही जवाब आ जाएगा डी ऑप्शन से। आपके इसकी व्याख्या मैंने बता दिया है, ऊपर की व्याख्या को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। जो भी आपका जैसे सेंट्रल से आपका दिल्ली से कोई भी चीज़ चला है, कोई भी चीज़ एक कानून चला है, उसकी प्रावधान गाँवों तक कैसे पहुँचे, ये इसका विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सके, ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप नीतियाँ बना सके या लागू कर सके। चलिए नेक्स्ट आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 177 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। विवेकानंद का मतलब, ओके, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उसको आपको सभी लोगों को, जैसे आपको कोई भी चीज़ें एक तरह से एक नियम लगाया गया है केंद्र की तरफ से। मान लीजिए कि एक मनरेगा है, मनरेगा आपको दिल्ली से चला और बिहार के एक छोटे छोटे गांव तक, मान लीजिए हाजीपुर में आप बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें सेम लागू हो सभी जगह, बिहार के या फिर पूरे देश में जो संगठित रूप से वो नियम लागू हो सके, ये आपको विकेंद्रीकरण का मतलब होता है। सभी जगह सेम शासन पहुँचे। मनरेगा एक एग्जाम्पल के तरफ से ले सकते हैं। सभी जैसे आपको 100 डेज तक, आपको 100 दिन तक आपको काम मिलेगा, या फिर आपको 15 दिन का भत्ता मिलेगा, ये इस तरह के जो निर्णय आपको लिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज्यों को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसमें पड़ती है? आपका स्थानीय जनता की, या फिर केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। ये आपको 97 में क्वेश्चन पूछा गया था, 97-98 में। ओके सर, ओके। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज्यों को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय लोगों की, क्योंकि आप गाँव में, देहात में कई जगह आप देखेंगे जहाँ ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि एक बस का, ट्रक का, या फिर आपको कोई भी सुविधा नहीं होती, तो स्थानीय लोगों की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। जितने भी ये सारे नियम कानून जो लाए गए हैं, दिल्ली से जो चली है, गाँव तक जो पहुँची है, तो स्थानीय लोगों की वहाँ पर जरूरत होगी। पंचायती राज की सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का सपना साकार नहीं हो सकता है। आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिएगा, जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, आराम से आप आंसर लगा सकते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रही है बार बार, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो शक्ति को विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी बिल्कुल है, सामुदायिक विकास, ये तीनों करते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थानीय ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट बताइएगा 179 नंबर क्वेश्चन। चलिए, पंचायती राज को खाली जगह के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो किसके रूप में संगठित किया गया है? तो भारत के संविधान के मूल अधिकारों के रूप में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, नीति निर्देश तत्वों के रूप में। ये राज्य का नीति निर्देश तत्व एक अलग होता है, एक केंद्र का अलग होगा। और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। तो आपका ये पंचायती जितने भी हैं, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत लिया गया। फिर से रिपीट कर देते हैं याद करने के लिए आपको। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। इसको देख सकते हैं। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा जो मिली है संविधान के अनुच्छेद 46 में दी गई थी। रिपीट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आपने सुना होगा। आगे चलकर के 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्था प्रयास किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन। कुछ 20-21 क्वेश्चन और बचे होंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र का। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था? उसमें था बलवंत राय मेहता। 1957 में बनाई गई थी और इन्हीं के सिफारिश पर बनाया गया था और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए देख सकते हैं, इसमें वर्णित किया गया है। चलिए, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और इसका उद्देश्य था ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 1977 में अशोक मेहता
समिति की गठित हुई, जिसमें से 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय इन्होंने क्या किया, 3 स्तर पर बांटा था, जैसे कि मैं ब्लॉक, ग्राम और जिला स्तर पर। अब अशोक मेहता जो आए 1977 में, लगभग 20 साल के बाद, उन्होंने अलग एक राय दिया। और क्या राय दिया उन्होंने कि अगले साल प्रस्तुत भी हो गया था, 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली, आपका पंचायत प्रणाली की सिफारिश की। और 1985 में जीबी राव समिति आते हैं, इसके ठीक लगभग 9 साल या 8 साल के बाद इनका गठन किया जाता है। और 1986 में LM सिंघवी की समिति बनती है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुआ, बहुत सारी समितियाँ आए। 1988 में PK रुंगल समिति का गठन किया गया और LM सिंघवी का समिति के पंचायतों का संवैधानिक निकता का दर्जा देने की सिफारिश की गई। ये सारी चीज़ें 2005 में क्वेश्चन PT में पूछा गया था। तो आपके ये पूछा गया, पहली बार बैठक का बुक किसके द्वारा किया गया, तो बलवंत राय मेहता की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन। सर ये फिर से रिपीट कर दीजिएगा, समझ नहीं आ रहा। ओके, बिल्कुल बता देते हैं। 180 नंबर आप सब यही पूछ रहे होंगे, फिर से बता देते हैं आपको। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? सिर्फ एक क्वेश्चन ये था, पंचायती राज का गठन कब हुआ, इसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है। और किसके तहत ये पूछा गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। और इसके जो व्याख्या है, इसी से कई चीज़ें संशोधित हुए, कई लोगों ने अपना अपना राय दिया। पंचायती राज ने अनुशंसा 57 में किया और इसके अध्यक्ष यही बन गए। जब इन्होंने राय दिया तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा ऑब्वियसली। इसका उद्देश्य था क्या, ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। जैसे मैंने आपके विकेंद्रीकरण 3 स्तर पर किया गया था, इन्होंने 3 त्रिस्तरीय बताया था। एक जिला स्तर पर, एक आपका जैसे पटना हो गया, एक आपका परिषद के स्तर पर, एक आपका ब्लॉक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, जैसे कि एक प्रखंड होता है, प्रखंड एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एक जिला, एक ग्राम स्तर पर, बहुत जहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं होती है, ऐसा समझ लीजिए। ये ग्राम है, सबसे छोटी इकाई यही होती है ग्राम, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद जिला स्तर। ये 3 स्तर पर बांटा था किसने, बलवंत राय मेहता ने। उसके बाद मेहता जी आए 20 साल के बाद, उन्होंने किया कि नहीं, इसको 2 स्तर पर बांट दो, इसको हटा दो, ब्लॉक और ये जी रहने दो। 2 स्तरीय पर इन्होंने किया, 78 में प्रस्तुत हुआ। फिर और चेंजेज हुआ, 85 में JB आए थे, इसको याद रख लीजिएगा। फिर 86 में ML सिंघवी ने समिति लाए, फिर 88 में ये लाए। इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है। उसके बाद ये आज रखने के 2 स्तरीय और 3 स्तरीय से क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसका संवैधानिक दर्जा कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको करना है, और ज़्यादा कुछ कोई डाउट रहता है फिर से पूछ लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसे में देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बलवंत राय मेहता इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? बाकी जो होगा उसको छाटेंगे, जो नहीं होगा उसका आंसर लगाएंगे। क्या ये स्वायत्त होगा? बिल्कुल, स्वाधीनता होती है। लोक भागीदारी होगा, बिल्कुल मैंने बताया कि आसपास के लोगों की इसमें ज़रूरत होगी, उसके हेल्प की ज़रूरत होगी। तीसरा आपका स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को जगाना होगा। ऐसा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सभी गांव में सभी लोग को कॉन्फिडेंस में है, भरपूर है। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना होगा, बिल्कुल इसमें ये तीनों सही है, बल्कि इसमें आत्मविश्वास की कोई भी चर्चा नहीं की गई थी, मैंने ऊपर भी बताया आपको। इसका रिसेंटली ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कोविड के टाइम में, 66 BPSC TRE आपको पूछा गया था इसमें, ऑफिसर लेवल का प्री में। दिए गए विकल्पों के अनुसार स्थानीय संविधान में आत्मविश्वास को जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट या विशेषता नहीं है। इसका काम मेन है स्वायत्तता का प्राप्त करना, स्वायत्तता या लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण का विशेषता है। 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, देखा मैंने आपको बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ पर, राजस्थान में, और कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? पहली बार आपको नागौर राजस्थान में किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर, अभी मैंने बताया था 57 में। संविधान का अनुच्छेद ये आपको वर्णित किया गया, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्टार्ट किया गया था एक साथ। तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था प्रारंभ। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों का गठन निर्देश दिया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 59 को
और राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य आपका राजस्थान रहा, दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसका आपका जो लोक नृत्य है कुड्डूपुड़ी आपका लोक नृत्य भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। कौन से राज्य में किया गया था? राजस्थान में। इसको पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किसने किया था न्याय पंचायत? अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। अशोक मेहता। कब किया गया था? अभी मैंने इसका व्याख्या किया था, कमेंट बॉक्स में बताया गया था। 77 में किया गया था, 20 साल बाद। 1957 के बाद ठीक 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता जी आए थे। ठीक 20 साल के बाद अशोक मेहता ही, इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा इसी तरह से। बलवंत राय मेहता के बाद आए हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त। अभी ये जनता पार्टी किसका सरकार है बता सकते हैं? जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में सरकार है। सर सीटेट अपेयरिंग में बिल्कुल दे सकता है, सीटेट अपेयरिंग वालों में भी मिल सकता है, ये सीटेट में भी ये क्वेश्चन आ सकती है। जिसने अगस्त में 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने उच्च न्याय की पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति का एक योग न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन नंबर बताइएगा आप लोग, और ये आपके समकक्ष है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपको बताइएगा क्या आंसर नहीं आता है। क्या? सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल्कुल आता है, स्थानीय लोग ही करेंगे। स्वच्छता यानी कि आपका सफाई या जन उपयोगी सेवाएं, ये तीनों आती है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये राज्य के अंदर आती है, राज्य सरकार या आपका केंद्र सरकार के अंदर आती है, दोनों के सहयोग से होती है। तो ये इसका आपका ABC तीनों आपका स्थानीय स्वशासन के तहत आता है। कौन सा क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है? तो आपका डी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही आ जाएगा। देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, जैसे कि आप आसपास में नियर बाय जाकर के अपने हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। स्वच्छता के लिए जन उपयोगी सेवाएं आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कार्यपालिका। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ये आपका राज्य सूची में है। आपको इसका रिगार्डिंग ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पता है भी था आपका। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है। संघ सूची यहाँ पे है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची वो होते हैं जिस केंद्र सिर्फ जिसका अधिकार होता है, जैसे कि आपका फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, संघ सूची है। राज्य सूची में जैसे कि आपका लोकल पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस। या संवर्ती सूची दोनों के सहयोग से, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये आपके दोनों के सहयोग से चलेगा। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का संबंध है, वो राज्य सूची की 5 विषयों का सम्मिश्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किस राज्य या राज्यों ने पंचायती राज्य संस्थाओं में आपका स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है, आपका यानी वैलिड किया गया है? तो आपका रिसेंटली ये किया गया है, देख सकते हैं, ये रिसेंटली 13 में पूछा गया। तो आपका सही जवाब होगा ये आपका बिहार में भी किया गया, उत्तराखंड में भी किया गया, मध्य प्रदेश में भी किया गया, हिमाचल प्रदेश में भी किया गया। उपयुक्त में से डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 50% आरक्षण होगा महिलाओं का, 50% आरक्षण किसी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज्यों और संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण का वैध किया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। चलिए, इसलिए आप लोग देखते होंगे आसपास में जब भी पंचायत चुनाव होता है तो अपने बीबी को, अपने बहन को, अपने बेटी को कई लोग खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसमें आरक्षण लेता है, इसमें कोटा रहता है, इसमें इसलिए खड़ा करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, लेकिन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% किया। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ये आपका किया गया है 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत किया गया। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट आया है, कोविड के टाइम में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है।
73वें संविधान संशोधन कानून किस वैधानिक की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो आपका 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल द्वारा की गई है। इस बिल को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया, क्योंकि उसमें सरकार किसकी थी? राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी 1979 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि इस विधेयक में राज्यसभा में पारित न होने के कारण विफलत हो गया था, यानी खत्म हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। तो आपका 1992 में किसके द्वारा अधिनियमित हुआ था? तो आपको 64वां में बिल पारित हुआ था, लेकिन फाइनल रूप से बन करके आया 73वें संविधान संशोधन 92 में। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, देख सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संशोधन को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? किसमें? आपका स्टार्ट हुआ था 64 से और इनको दर्जा मिला था 73वें में। तो 73वां संशोधन में इनको दर्जा मिल गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज्य संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी लोग हैं लाइव कर दीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा तेजी से करवा रहे हैं, क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाने वाली है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, संबंधित है किससे है? अभी मैंने बताया पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत में निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज्य संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो पढ़ते हैं एक एक विषय को। भूमि सुधार का क्रियान्वयन बिल्कुल ही पंचायती राज के अंदर आता है। न्यायिक प्रोविनेशन यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य के आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये इसके अंतर्गत आता है। तो आपका ए और बी आता है, लेकिन सी बी नहीं आता है, ए और सी आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा न्यायिक प्रोविनेशन। ठीक है, न्यायिक प्रोविनेशन पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर 194 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, बताइएगा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा। विधेयक जो संशोधन होगा तो दोनों के लिए होगा, तो इसका सही जवाब होगा या तो लोकसभा या राज्यसभा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान के संशोधन की शक्ति जो आपको प्राप्त है, अनुच्छेद याद रखिएगा इसको 368, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 2-3 बार बोलूँगा अभी। 368 368। ठीक है, जो भी अनुच्छेद में संशोधन होता है, और पहली बार संशोधन किया गया था 1950 में, और ये अभी तक चलती आ रही है। और ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? जैसे कि अनुच्छेद में संशोधन 368 के तहत होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट विधेयक लाया गया था। देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो सबसे पहली बार अमेंडमेंट लाया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में 50 में आई थी, लेकिन पारित किया गया था 51 में। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 में लाया गया था। इस संशोधन के अनुसार अनुच्छेद में आया गया था, जो कि आपको स्वतंत्रता दी गई थी 15A आपका 19 को, यानी कि आपको बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता 19 के को 6 में दिया गया। आपका 2 में 19(2) के तहत है। 31 में है 85, 87, 174, 76 और 341 और 342 और 343 में संशोधित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 96 नंबर, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान कहा गया था। सॉरी, एक सेकंड का विराम लेते हैं, आप आंसर बताइएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा 42वां। सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो लघु संविधान किसको कहते हैं? तो 42वां को कहते हैं, और ये 76 में लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्च न्यायालय द्वारा 1973 में केस पालन भारतीय मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में नित्य संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। इसको कहते हैं 42वां संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति के आपके प्रथम सभापति थे काका साहब कालेकर। ठीक है, काका साहब कालेकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति का गठन 29 जनवरी 1903 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष है काका साहब कालेकर थे। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी होगा या एमपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, राज्य के जितने भी होंगे स्टेट पीसीएस जिसको कहते हैं, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जिसके राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसके नियुक्त किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और अगर आईएएस कोई बनता है तो किसके द्वारा नियुक्त होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग बता दूंगा थोड़ा देर के बाद। आईएएस जो भी नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति इन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो भाग किया दिया है 14 के अनुसार के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इनके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्ती यानी कि त्यागने की, रिजाइन करने की प्रक्रिया उसमें वर्णित किया गया है। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? अभी संस्करण जो चल रहा है अभी वर्तमान में कौन सा है? तो आपका M3 के नाम से जानते हैं, वीवीपैट का जो है मतदान केंद्र का, इसकी व्याख्या को जानते हैं। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। इससे संबंधित अभी बहुत सारे हंगामे भी हुए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी है एक दूसरे से बहस भी आई है और लास्ट में फाइनली डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आपका सब कुछ सही है। चलिए इसके बारे में व्याख्या जानते हैं। निर्वाचन के समस्त प्रक्रिया एवं तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग, जो कि निर्वाचन आयोग किसके तहत 324 के तहत आता है, के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना उपबंध 324 के अंतर्गत देखिए वर्णित किया गया है। 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीटी जिसको कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन आयोग की प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जिसको वीवीपैट जिसका फुल फॉर्म होता है आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो होता है वीवीपैट का संस्करण जो है 3 है, यानी जो जैसे कि आपका वर्जन आता है जैसे आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं या फिर आपका आईफोन होता है, आईफोन 15 चल रहा है, ये इसका वर्जन है M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अतः जो विकल्प है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सा पहले आता है? सबसे पहले कौन आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है या उच्च न्यायालय का होता है। इसमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा ई है नंबर आपका सही जवाब होगा। वरीयता क्रम में अगर देखेंगे टेबल ऑफ द प्रेसिडेंस के केंद्र में केंद्र और राज्य सरकारों के में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक ऑर्डर से संबंधित इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई है, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा यूपीएससी, उसके बाद आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, उसके बाद आता है भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक आपका सीएजी जिसको कहते हैं। वरीयता क्रम में एक समान 9 को में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्रों में से 14वें एवं उनके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। आपका विकल्प ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आपका है मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। ये आपका रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है 2067 यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद एवं कार्यवाही का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य समागम का पर निबंधन अधिक रोपित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 76 में भारत के महानिवादी का उल्लेख है। चलिए इसके बाद आपका भूगोल हम स्टार्ट करेंगे।
जल्द ही आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, समान भूगोल होगा। थोड़ा आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें अभी आपका बचा हुआ। चलिए, भूगोल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद बिहार का भूगोल रहेगा, साइंस मैंने करवा दिया है, उसको जा करके देख सकते हैं। और जल्द ही आपका ये एक कम साइज वीडियो में सिर्फ आपको लाइव आकर के हम बताएंगे, बाकी उसको अनलिस्टेड कर देंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ये प्रोवाइड करते हैं। हैव अ नाइस डे।